हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2019 आसाम पेपर से लीनियर अलजेब्रा के पार्ट सी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस आर डायगोनलाइजेबल ओवर सी। चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से ये जो मैट्रिक्स दी हुई है चार, इनमें से ये बताना है कौन सी मैट्रिक्स है जो डायगोनलाइजेबल होगी ओवर सी। ठीक है, ये चार ऑप्शंस है, तो वन बाय वन ऑप्शंस चेक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए मैट्रिक्स गिवन है, देन इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले डिटर्मिनेंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं वो तो आप सबको आता ही है। इसके लिए पहले ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वन, वन के मल्टीप्लाई में वन माइनस ज़ीरो। फिर इसके लिए निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास ज़ीरो। एंड फिर थर्ड इसके लिए फाइंड करेंगे तो भी वैल्यू ज़ीरो। देन इसका जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा वन। फिर ट्रेस, अब देखो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसकी ट्रेस क्या होती है, उसके डायगोनल के एलिमेंट्स का सम। देन डायगोनल पे एलिमेंट वन वन वन, तो इन तीनों का सम हो जाएगा। तो वन प्लस वन इक्वल्स टू थ्री। देन इसकी ट्रेस आ गई थ्री। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, लेमडा क्यूब, थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स के लिए लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लेमडा स्क्वायर प्लस ए वन वन प्लस ए टू टू प्लस ए थ्री थ्री लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल माइनर्स होते हैं। जैसे इसके लिए जो वैल्यू निकाली जाती है वो होती है ए वन वन, फिर इसके लिए जो निकाली जाती है वो होती है ए टू टू, एंड जो इसके लिए निकाली जाती है वो वैल्यू होती है ए थ्री थ्री। ये होते हैं प्रिंसिपल माइनर्स। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे एंड फिर ये सारी वैल्यूज़ क्या करेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देन यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी और फिर उससे हम लेमडा की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो पहले क्या करते हैं हम ट्रेस हमने फाइंड कर ली, डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब माइनर्स और देख लेते हैं। इसके लिए माइनर क्या आएगा वन माइनस ज़ीरो, मतलब वन आ जाएगा। तो ए वन वन की वैल्यू तो आ गई हमारे पास वन। इसी तरह से ये फाइंड करेंगे तो ए टू टू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी टू, ये ए टू टू की वैल्यू आ गई। एंड फिर ए थ्री थ्री की वैल्यू और देख लेते हैं। तो ए थ्री थ्री क्या आ जाएगा यहाँ से, ये भी वन, तो इनकी वैल्यूज रख देंगे। तो क्या जाएगी वैल्यू लेमडा क्यूब माइनस थ्री लेमडा स्क्वायर, थ्री क्या है ट्रेस है। देन थ्री लेमडा स्क्वायर प्लस ए वन वन प्लस ए टू टू प्लस ए थ्री थ्री, ये आ जाएंगे वन प्लस वन, या लिख सकते हैं थ्री लेमडा माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देन यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम, लेमडा माइनस वन का क्यूब, तो लेमडा माइनस वन क्यूब इक्वल्स टू जीरो। देन लेमडा की वैल्यू क्या आ गई वन वन वन। अब तीनों वैल्यूज़ क्या है लेमडा की सेम है, देन जो मैट्रिक्स होगी वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में देखिए मैट्रिक्स गिवन है, इसे हम बी कंसिडर कर लेते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है उसके लिए मैट्रिक्स को हम बी कंसिडर कर लेते हैं। देन यहाँ से भी क्या करना है हमें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, देन उससे लेमडा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अगर वो डिस्टिंक्ट हुई देन क्या होगा, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी, और अगर डिस्टिंक्ट नहीं होगी तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। और एक कंडीशन और होती है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, एंड जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से मैट्रिक्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका वन, फिर ट्रेस क्या आएगी डायगोनल के एलिमेंट्स का सम, तो वन प्लस जीरो इक्वल्स टू वन, तो ट्रेस आ गई वन, डिटर्मिनेंट भी वन है एंड ट्रेस भी वन है। और प्रिंसिपल माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ से देखो ये जीरो माइनस, और ये यहाँ से ये जीरो और ये माइनस माइनस वन, मतलब प्लस वन आ जाएगा ए वन वन। तो फिर इसके लिए चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा ज़ीरो, और फिर इसके लिए ए थ्री थ्री क्या आ जाएगा, ये भी ज़ीरो, तो इनकी भी वैल्यूज़ रख देंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर, ट्रेस क्या है वन है, एंड माइनस भी क्या हो गए हमने देखा था अभी वन प्लस जीरो, देन यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी वन, तो वन इंटू में लेमडा माइनस जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है वन है, तो माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। देन यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी सिंप्लीफाई होके, लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड यहाँ से फिर आ जाएगा, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं कुछ इस तरह से, तो लेमडा स्क्वायर लेमडा माइनस वन प्लस वन लेमडा माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ से इसे लिख सकते हैं लेमडा माइनस वन और लेमडा स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो लेमडा की वैल्यूज़ क्या आ गई वन प्लस माइनस आयोटा, तीनों आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट है, एक आइगन वैल्यू वन है, दूसरी आयोटा है एंड तीसरी माइनस आयोटा है, तीनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है। तो अगर तीनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो क्या है, डायगोनलाइजेबल है। और देखो ये सी में बिलोंग भी कर रही है, ये जो आइगन वैल्यूज़ है ये सी में बिलोंग भी कर रही है और डिस्टिंक्ट भी है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स सी पे डायगोनलाइजेबल है। देन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड में मैट्रिक्स की बने ये, तो देखो इसका भी पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका टू, फिर ट्रेस तो डायगोनल के एलिमेंट्स का सम, तो वन प्लस टू प्लस वन इक्वल्स टू फोर। ठीक है, ये ट्रेस आ गई। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, लेमडा क्यूब माइनस फोर लेमडा स्क्वायर प्लस प्रिंसिपल माइनस, इसके लिए चेक करेंगे तो टू, फिर ए टू टू वो क्या आ जाएगा यहाँ से वन, एंड फिर ए थ्री थ्री वो क्या आ जाएगा यहाँ से
2। तो इनका भी सम कर देंगे तो क्या जाएगा 2 + 1 + 2 लैम्डा माइनस 2। ये 2 क्या है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 2 = 0। और यहाँ से इसके फैक्टर्स करेंगे तब वैल्यू हो जाएगी लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 = 0। देन लैम्डा की वैल्यूज आ गई 1 1 2। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास दो आइगन वैल्यू तो सेम है बट एक मतलब दो सेम है एंड एक डिस्टिंक्ट है, एक अलग है। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इन दोनों को चेक कर लेते हैं। अगर ये इक्वल हुई तो ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी, अदरवाइज ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। यहाँ से देखिए तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज़ क्या आई 1 1 2। तो पहले हम इसकी एम लिखेंगे। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी वो क्या होती है, कोई आइगन वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट हुई है वो उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। देन यहाँ से 1 जो आइगन वैल्यू है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है 2 टाइम्स। देन यहाँ से 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 2 एंड जो आइगन वैल्यू 2 है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है सिर्फ 1 टाइम। देन इसकी जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या होगी 1 होगी। अब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए फॉर्मूला होता है किसी आइगन वैल्यू की जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई। n क्या है जैसे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है ना ये, तो इस तरह से। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है एंड यहाँ से क्या फाइंड करेंगे हम पहले इसके लिए फाइंड करेंगे लैम्डा = 1 के लिए 3 माइनस रैंक ऑफ c माइनस आई। अब c मैट्रिक्स में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे तो यहाँ से देखो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स मिलेगी 0 1 0 0 1 0 0 0 0। अब देखो ये दो रो सेम आई है तो एक में से किसी भी एक में से किसी दूसरी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक रो 0 हो जाएगी और एक नॉन ज़ीरो। जैसे हम अगर सपोज R1 में से R2 को माइनस कर देंगे देन अगर R1 माइनस R2 करेंगे देन यहाँ से हमें क्या मिलेगी ये वाली रो 0 मिल जाएगी। देन हमारे पास नॉन ज़ीरो रो सिर्फ ये बचेगी, तो जितनी नॉन ज़ीरो रो होती है वो रैंक होती है। तो यहाँ से रैंक ऑफ c माइनस आई क्या आ जाएगा 1। तो ये वैल्यू रख देंगे तो 3 माइनस रैंक ऑफ c माइनस आई = 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 1 = 2। तो यहाँ से एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी 2 है एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 मिल गई। अब 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं आइगन वैल्यू 2 के लिए, तो वो क्या हो जाएगा 3 माइनस रैंक ऑफ c माइनस 2 आई। अब c जो मैट्रिक्स है उसमें से 2 आई मतलब 2 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके इस c में से माइनस कर देंगे तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे नॉन जीरो रो 2 है तो इसकी जो रैंक होगी रैंक ऑफ c माइनस 2 आई वो क्या होगी 2 होगी। देन 3 माइनस 2 = 1। तो इसकी जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी 2 की वो 1 आ जाएगी। अब देखो am और gm 1 के लिए भी सेम है और am और gm 2 के लिए भी सेम है। देन जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी डायगोनलाइजेबल होगी। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वो भी करेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन में देखिए, फोर्थ ऑप्शन में मैट्रिक्स ये गिवन है। अब अगर हम इसे देखें तो ये देखो ये वाली रो और ये वाली रो R1 और R3 को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होती है। तो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हुए फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट इनकरेक्ट हुआ। तो मतलब यहाँ से हमारे 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, for xy belongs to R2, define xy = x transpose AY, where A is a 2 × 2 matrix with real entries. For which of the following choices of A does this define an inner product on R²? अब ये बताना है ये जो गिवन है ये इनर प्रोडक्ट को किस मैट्रिक्स के लिए मतलब किस मैट्रिक्स के लिए ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेगा। तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है, ये जो एक्स वाई इस तरह से इनर प्रोडक्ट कब डिफाइन करेगा ये इफ़ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टेबल एंड सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। मतलब क्या होना चाहिए इस मैट्रिक्स ए के लिए ये जो कंडीशन होगी जो ये हमें गिवन है एक्स ट्रांसपोज ए वाई, ये इनर प्रोडक्ट कब डिफाइन करेगी मैट्रिक्स ए के लिए जब ये जो मैट्रिक्स ए है वो क्या होनी चाहिए, एक कंडीशन तो होनी चाहिए इन्वर्टेबल होनी चाहिए, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो। इन्वर्टेबल मतलब जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो। एंड जो सेकंड कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब तो इसका जो डिटर्मिनेंट हो वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, प्लस जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होनी चाहिए सिमेट्रिक भी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है। अब अगर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 × 2 - 1 × 0 मतलब 6। तो 6 क्या है ये ग्रेटर देन जीरो है एंड नॉट इक्वल टू जीरो भी है। तो मैट्रिक्स क्या है इन्वर्टेबल भी है पॉजिटिव डेफिनेट भी है, बट ये सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। देखो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पे और यहाँ पे एंट्रीज देखो अलग अलग है ना, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। तो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन में मैट्रिक्स गिवन है ये -3 2
2 एंड -1, इस तरह से एंट्रीज है इसकी। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या जाएगी वैल्यू 3 - 4 = -1 एंड -1 लेस देन 0 होता है, मतलब जो डिटर्मिनेंट है वो हमें क्या मिला, नेगेटिव। तो ये तो पॉजिटिव डेफिनेट की कंडीशन होती नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन में देखिए मैट्रिक्स ये गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 - 4 = -2 विच इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इसका डिटर्मिनेंट आया है वो क्या है, नेगेटिव है, एंड नेगेटिव इसका मतलब ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। और इनर प्रोडक्ट के लिए हमने दो कंडीशंस देखी थी, मैट्रिक्स के नीचे पॉजिटिव डेफिनेट, सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट, प्लस उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो, मतलब मैट्रिक्स के नीचे इन्वर्टेबल होनी चाहिए। तो अब फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। फोर्थ को अगर देखें तो ये देखो, ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है, यहाँ और यहाँ एंट्री सेम है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो वो क्या आएगा, 2 - 1, तो ये 2 - 1 = 1 आ जाएगा। ये ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 0, एंड ये सिमेट्रिक भी है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट भी है प्लस इन्वर्टेबल भी है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी के तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, let v1 v2 w1 w2 be vectors in R4 such that v1 v2 v1 plus w1 v2 plus w2 in a basis of R4, then which of the following are basis of R4। मतलब यहाँ पे ये गिवन है, ये जो v1 v2 w1 w2 है ये R4 में वेक्टर्स है, एंड v1 v2 v1 plus w1 v2 plus w2 ये बेसिस है। बेसिस होने का मतलब क्या होता है, ये वेक्टर्स क्या है, li है, तो इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0, देन ये बेसिस फॉर्म करेंगे। एंड अब हमें ऑप्शंस में गिवन है ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ये बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन है जो बेसिस फॉर्म करेंगे R4 के लिए। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसे क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ देखो v1 का कोफिशिएंट, मतलब फर्स्ट में हमें इस तरह से गिवन है ये वेक्टर्स v1 v2 2v1 plus 3w2, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 5v2 - 3w1। तो यहाँ इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तब देखो यहाँ पे v1 का कोफिशिएंट 1 है, v2 का 0 है, w1 0 एंड w2 0, तो लिख दिया। फिर यहाँ से v2 का कोफिशिएंट 1 है एंड v1 0 w1 एंड w2 0, तो इसे भी इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे v1 का कोफिशिएंट 2 है, v2 का 0, w1 का 0 एंड w2 का 3, तो ये लिख दिया। फिर यहाँ से v1 का 0, v2 का 5, w1 का -3 एंड w2 0, तो ये मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स का क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया देन ये वेक्टर्स क्या होंगे, एल होंगे, एंड अगर ये एल होंगे तो ये बेसिस फॉर्म करेंगे। तो पहले हम इसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले ये फर्स्ट वाली एंट्री इसको पाइवोट बनाते हैं, इसके लिए हमें इसके नीचे वाले जितने भी एंट्रीज हैं उनको 0 करना होता है। तो इसके जैसे देखो इसके नीचे अगर इस एंट्री को देखें, इसे हम पाइवोट बनाएंगे तो यहाँ तो 0 है, ये भी 0 है, ये 2 है, तो इसे 0 बनाना है किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से बनाना होता है। तो इस 1 की हेल्प से इसको 0 कैसे बनाएंगे, इस वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, देन क्या आ जाएगी वैल्यू 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3, यहाँ पे जब माइनस होगा एंड 0 5 -3 0। अब क्या करना है, देखो ये तो पाइवोट है, इसके नीचे वाली सारी एंट्री 0 है, फिर इसे पाइवोट बनाएंगे तो देखो इसके नीचे वाली सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये तो 0 है, ये 5 है, तो इस वाली रो को 5 से मल्टीप्लाई करके इस वाली रो में से माइनस कर देंगे, देन यहाँ से 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 एंड ये 0 0 -3 0, इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये पाइवोट ये पाइवोट ये पाइवोट एंड ये पाइवोट, ठीक है। तो या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये R3 और R4 को इंटरचेंज कर देंगे, तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, एंड अब देखो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, इस मैट्रिक्स में ये जो 4 क्या है, नॉन जीरो रो है, देन इसकी मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, 4 होगी, एंड जो जितनी भी ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो भी नॉन जीरो है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, एंड अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा देन जो मैट्रिक्स के ये जो वेक्टर्स होंगे ये क्या होंगे, मतलब जो मैट्रिक्स हमने बनाई है तो जिन वेक्टर्स से मिलके बनी है वो वेक्टर्स क्या होंगे, एल होंगे, एंड अगर ये एल होंगे तो ये सब बेसिस फॉर्म करेंगे, देन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि ये बेसिस फॉर्म करेंगे। देन ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन होगा जो R4 के लिए बेसिस होगा, देन फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। इसी तरह से हम बाकी के तीनों को चेक करते हैं। सेकंड में देखिए गिवन है v1 v2 2v1 plus 2v1 plus 2w1 एंड v1 plus w2, तो यहाँ से v1 का कोफिशिएंट 1 है एंड बाकी के तीनों 0, यहाँ पे v2 का कोफिशिएंट 1 है एंड बाकी के तीनों 0, यहाँ पे v1 एंड w1 इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है 2 2, तो वो रख दिया, v1 का कोफिशिएंट 2 v2 0 w1 2 एंड w2 0, यहाँ v1 1
V2 0, W1 0 एंड W2 1। ठीक है, इसे भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसको पाइवोट बनाएंगे, नीचे की सारी एंट्री 0, देन ये पाइवोट एंड बाकी की एंट्रीज को 0 करने के लिए क्या करेंगे, इस 1 को पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे। देन यहाँ से तो आ जाएगा 0 0 2 0, ये वाली रो। तो फिर और इसे 0 बनाने के लिए, मतलब रो को नहीं, इस वाली एंट्री को 0 बनाने के लिए इस रो में से इस R1 रो को माइनस कर देंगे। देन ये रो कन्वर्ट हो जाएगी 0 0 0 1 इस तरह से। तो यहाँ देखो इस मैट्रिक्स की भी रैंक क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि इसके पास में ये जितने भी डायगोनल के एंट्रीज क्या है, नॉन जीरो है, एंड इसमें 4 रोज क्या है, नॉन जीरो है। देन इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये वेक्टर्स Li होंगे, एंड Li होंगे तो ये बेसिस फॉर्म करेंगे। देन सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। थर्ड में भी इसी तरह से करेंगे। ये मैट्रिक्स, ये जो वेक्टर्स गिवन है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। देन यहाँ से V1 का कोफिशिएंट 1 है और V2 का 1 है, तो V1 और V2 के 1 1 एंड W1 W2 0 0। सेकेंड V2 का 1 है, बाकी तीनों 0, तो V2 का 1 एंड ये बाकी तीनों 0। फिर थर्ड W1 का 1 है एंड V1 V2 W2 0। फिर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे V1 का 2 है, V2 का 5 है, W1 का -4 एंड W2 का 0। इसे भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इस 1 की हेल्प से इस 2 को 0 बना देंगे, तो ये एंट्रीज इस तरह से आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, ये वाले 1 को पाइवोट बनाएंगे, तो यहाँ से इसके नीचे वाली सारी एंट्री 0। देन इस 1 की हेल्प से इस 3 को 0 बनाएंगे, तो इस वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे। देन ये इस तरह से आ जाएगी मैट्रिक्स। फिर अब इसे पाइवोट बनाने के लिए इसको 0 बनाना है, तो यहाँ से जब हम इसे 0 बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, इस जो रो थर्ड है इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये -4 है ना, तो +4, तो -4 + 4 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देन यहाँ से ये वाली जो रो होगी ये पूरी रो क्या हो जाएगी, 0। अब एक रो अगर पूरी 0 है और डायगोनल पे भी एक एंट्री 0 मिल रही है हमें, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या मिल जाएगा हमें, 0। एंड अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो ये वेक्टर्स क्या होंगे, LD होंगे, और अगर ये LD होंगे तो ये बेसिस फॉर्म नहीं करेंगे, तब थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ में गिवन है इस तरह से वेक्टर्स V1 + V2, तो यहाँ पे V1 एंड V2 का कोफिशिएंट 1 1, W1 W2 0 0। यहाँ पे V2 का 1 है एंड V1 W1 W2 0 0। यहाँ पे W1 + W2, तो W1 W2 की एंट्रीज 1 1 एंड बाकी की V1 V2 की 0। एंड फिर यहाँ पे 2V1 + V2 + W1 + W2, तो V1 का कोफिशिएंट 2, V2 की 1, W1 1 एंड W2 1। फिर इसे भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके हेल्प से पहले इसको 0 बनाएंगे, क्योंकि ये दो तो 0 है, तो इसको 0 बनाएंगे, तो ये एंट्री कुछ इस तरह से आ जाएगी। क्या करेंगे हम, इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी 0 -1 1 एंड 1। फिर ये तो हो गया। अब इसे पाइवोट बनाएंगे तो इसमें ऐड कर देंगे इस रो को, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये रो क्या कन्वर्ट हो जाएगी किस तरह से, 0 0 1 1। फिर क्या करेंगे, अब देखो ये दो तो पाइवोट मिल गए हमें, अब इसे पाइवोट बनाएंगे तो इस वाली रो को इस वाली रो में से माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है, ये पूरी की पूरी रो जो R4 होगी वो क्या मिल जाएगी, हमें पूरी की पूरी रो 0 मिल जाएगी। देन अगर ये पूरी की पूरी एक रो 0 मिल गई तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो ये वेक्टर्स क्या होंगे, LD होंगे, तो ये बेसिस फॉर्म नहीं करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ से थर्ड फोर्थ इनकरेक्ट हो गए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट हो गए। फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट और बाकी के दोनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, let V be an n-dimensional inner product space over R where n is greater than equal to 2. A linear map T V2V is said to be an orthogonal map if inner product T VW equals to inner product of V T inverse W. For all VW belongs to V, then which of the following are true? यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ये जो V है ये n डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस है, एंड ये कहा गया है कि ये T V2V एक ऑर्थोगोनल मैप होगा इफ़ inner product of T VW equals to inner product of V T inverse W for all VW belongs to V. देन इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम काउंटर एग्जांपल लेंगे एंड फिर ये दिखाएंगे कि अगर जैसे हमने लिया, देखो ये सपोज हमने एक मैट्रिक्स इस तरह से ली टी जो ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल के लिए क्या होता है, टी ट्रांसपोज इक्वल्स टू टी इनवर्स, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एंड उसका इनवर्स अगर ये दोनों इक्वल आए देन जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है। देन अगर हम कोई ऑप्शन, मतलब ऐसा कुछ ऑप्शन लेके चलें, कोई एग्जांपल कि हम दिखाएं कि ये ऑर्थोगोनल है बट वो डायगोनलाइजेबल ना हो आर पे, देन हम फर्स्ट ऑप्शन को इनकरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल लेके चलें और ये दिखा दें कि वो ऑर्थोगोनल नहीं है, देन सेकंड को भी इनकरेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग काउंटर एग्जाम्पल लेते जाएंगे एंड 1 by 1 ऑप्शन को चेक करेंगे।
तो देखिए टी वी टू वी एक लीनियर मैप गिवन है एंड ये ऑर्थोगोनल कब होगा, जब इनर प्रोडक्ट ऑफ टी वी डब्ल्यू इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी टी इनवर्स डब्ल्यू फॉर ऑल वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी। देन अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन में हम क्या करेंगे, टी को ऑर्थोगोनल लेके चलते हैं, मतलब टी एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं 0 1 -1 0, इस तरह की इसमें ये एंट्रीज है। देन क्या करेंगे, हम ये बता रहे हैं कि ये ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल कैसे है इसको चेक करते हैं, जो हमने मैट्रिक्स कंसिडर की है क्या वो ऑर्थोगोनल तो है। तो पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्या होगा, रो जो होगी वो कॉलम में चेंज हो जाएगी एंड कॉलम रो में चेंज, तो इसका ट्रांसपोज ये आ जाएगा, क्योंकि ये वाली ऐसे चेंज हो गई ना, देखो ये कॉलम रो बन गया एंड ये वाला कॉलम ये वाली रो बन गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका ट्रांसपोज ये आ गया। फिर इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो इन्वर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट टी एंड मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ टी। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे पहले इसका, तो डिटर्मिनेंट आ गया इस मैट्रिक्स के लिए 1 एंड फिर इसका एडजॉइंट। अब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं, जैसे 2x2 के मैट्रिक्स के लिए 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे होता है, ये जो एंट्रीज होती है इनको तो आपस में चेंज कर देते हैं और ये जो एंट्रीज होती है इनके साइन को चेंज कर देते हैं, तो ये तो आपस में चेंज होंगे, तो ये तो 0 0 ही रहेंगे एंड यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ से टी इनवर्स क्या आ गया हमारे पास 0 -1 1 0, इस तरह से एंट्रीज। अब देखो यहाँ से टी ट्रांसपोज एंड टी इनवर्स दोनों इक्वल है, मतलब जो हमने मैट्रिक्स लिए वो क्या है ऑर्थोगोनल है। अब हमें क्या दिखाना है कि क्या ये डायगोनलाइजेबल होगी आर पे, हमें तो डिस्कार्ड करना है ऑप्शन को। तो अब हम इसी तरह से मैट्रिक्स लेके चले हैं, तो देखो अब ये ऑर्थोगोनल है, फिर यहाँ से इसको डायगोनलाइजेबल चेक करना है, तो क्या करेंगे इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेते हैं टी माइनस लेमडा इक्वल टू 0 से। देन यहाँ से 0 माइनस लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से आ जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यूज़ क्या आ गई प्लस माइनस आयोटा। अब ये देखो आइगन वैल्यूज़ तो डिफरेंट है, मतलब आइगन वैल्यूज़ क्या डिस्टिंक्ट है, एक माइनस आयोटा है एंड एक प्लस आयोटा है, दोनों डिस्टिंक्ट है। बट यहाँ पे अगर ये देखें तो ये आर में बिलोंग नहीं करती है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये किस पे डायगोनलाइजेबल होगी, सी पे होगी, बट ये आर पे डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। देन फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है अगर टी ऑर्थोगोनल है देन डायगोनलाइजेबल होगी आर पे। हमने टी को ऑर्थोगोनल लिया लेकिन हमें वो डायगोनलाइजेबल किस पे मिली, सी पे मिली, आर पे नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो काउंटर एग्जाम्पल से इनकरेक्ट हो गया। अब अगर सेकंड ऑप्शन को देखें तो सेकंड में है टी इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर इम्प्लाइज टी इज ऑर्थोगोनल। अब हमें ऐसी मैट्रिक्स लेके चलनी है जो आर में डायगोनलाइजेबल हो और हम उसको मतलब ऐसा काउंटर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि डायगोनलाइजेबल तो हो और आर पे बट वो ऑर्थोगोनल ना हो। तो हम सेकंड ऑप्शन के लिए मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं कुछ इस तरह से 1 1 1 0। तो इसका पहले क्या करेंगे, हम इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे टी माइनस लेमडा इक्वल टू 0। देन यहाँ से 1 माइनस लेमडा 1 1 0 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 4 अपॉन 2। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करेंगे ना इसको, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से जो लेमडा की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या है डिस्टिंक्ट है एंड आर में भी बिलोंग करती है, तो जो हमने मैट्रिक्स कंसिडर की है वो डायगोनलाइजेबल है आर पे। अब हमें ये चेक करना है क्या ये ऑर्थोगोनल है, तो हम क्या करेंगे टी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, टी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो पहले इसका टी ट्रांसपोज क्या रहेगा, रो कॉलम में चेंज एंड कॉलम रो में चेंज, तो इसका टी ट्रांसपोज तो यही आ गया, टी ट्रांसपोज तो टी मैट्रिक्स से आ गई। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ये देखो 0 -1 इक्वल्स टू -1, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया -1। अब इनवर्स फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ टी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ टी है -1 एंड इसका एडजॉइंट क्या होगा, ये दोनों एंट्रीज आपस में चेंज हो जाएगी और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से टी इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी जो टी एडजॉइंट ऑफ टी होगा, एडजॉइंट ऑफ टी क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, ये देखो ये दोनों एंट्रीज चेंज हो जाएगी तो 0 1 एंड इनके साइन चेंज हो जाएगी तो -1 -1, कुछ इस तरह से मैट्रिक्स आ जाएगी। ये देखिए ये टी का एडजॉइंट आ गया, तो यहाँ से ये -1 बाहर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 0 1 1 -1, कुछ इस तरह से आएगी। क्या है ये टी इनवर्स। अब टी ट्रांसपोज तो ये है और टी इनवर्स ये है, दोनों ही इक्वल नहीं है, इसका क्या मतलब है टी ऑर्थोगोनल नहीं है। और लेके क्या चले थे हम, टी को डायगोनलाइजेबल लेके चले थे आर में, बट हमें मिला क्या टी ऑर्थोगोनल नहीं है क्योंकि इसका ट्रांसपोज और इसका इन्वर्स इक्वल नहीं है। देन सेकंड ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। अब देखो थर्ड और फोर्थ में क्या गिवन है, फर्स्ट और सेकंड तो हमने इनकरेक्ट कर दिया, थर्ड में गिवन है टी इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टी वी टी डब्ल्यू इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू। एंड फोर्थ है टी इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ इनर प्रोडक्ट टी वी वी इक्वल्स टू
इनर प्रोडक्ट वी वी फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी। तो इसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले देखिए हम इस रिजल्ट को काम में लेंगे। यहाँ पे गिवन है टी इज ऑर्थोगोनल इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टी वी डब्ल्यू इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी टी इनवर्स डब्ल्यू। तो यहाँ से हम इस रिजल्ट को काम में लेंगे एंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए थर्ड ऑप्शन में पहले तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, टी इज ऑर्थोगोनल इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टी वी डब्ल्यू इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी टी इनवर्स डब्ल्यू। देन हमें ये फाइंड करना है इनर प्रोडक्ट ऑफ टी वी टी डब्ल्यू, ये किसके इक्वल आएगा। तो देखो वी क्या है, इनर प्रोडक्ट है, तो उस कंडीशन से इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं टी इनर प्रोडक्ट ऑफ वी टी डब्ल्यू। ठीक, फिर इनर प्रोडक्ट ऑफ वी टी डब्ल्यू इसे हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर लिखें हम इनर प्रोडक्ट ऑफ वी टी डब्ल्यू, इसको हम क्या लिखेंगे डब्ल्यू टी इनवर्स वी यहाँ से। फिर इसे हम वापस चेंज कर सकते हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा टी इनवर्स वी एंड डब्ल्यू, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी इनवर्स वी डब्ल्यू। ठीक है, अब इस टी इनवर्स को भी बाहर ले लेंगे तो क्या जाएगा टी टी इनवर्स एंड इनर प्रोडक्ट वी डब्ल्यू। अब ये टी टी इनवर्स ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा एंड यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी वी डब्ल्यू। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ टी वी टी डब्ल्यू इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू फॉर ऑल वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी। देन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंड फोर्थ में है इनर प्रोडक्ट ऑफ टी वी, तो यहाँ जब डब्ल्यू की जगह वी रख देंगे तो क्या आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ टी वी इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी। ठीक है, देन फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट हो गए एंड फर्स्ट एंड सेकंड को हमने काउंटर एग्जाम्पल से इनकरेक्ट कर दिया।